हेलो विद्यार्थियों, आप सबको आपके अपना पसंदीदा चैनल RS Academy 24 पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 देखेंगे। क्लास 10th जिसमें केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 देख रहे थे नहीं, और हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 4 नहीं। हम लोग पिछले लेक्चर में कल लेक्चर 3 में पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया के एक प्रकार देखे थे, केवल संयोजन रासायनिक अभिक्रिया देखे थे हम लोग लेक्चर 3 में नहीं, अभिक्रिया के पहला प्रकार। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दूसरे प्रकार नहीं, कौन सा है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे उदाहरण के साथ पूरे विस्तार रूप से। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग को टॉपिक आ गया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दूसरा प्रकार है नहीं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं हम लोग नहीं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो अब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है सर? नहीं विद्यार्थियों, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन। संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या था कि जब दो पदार्थ नहीं आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वैसी अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो समझ गए विद्यार्थियों आप लोग? इसको हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे नहीं। फिर से एक बार सुनिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है नहीं, कंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर डीकम्पोजिशन है, यानी कि यहाँ जो होगा ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ नहीं, कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पर एक पदार्थ टूट रहा है और दो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और संयोजन में क्या था? दो पदार्थ भाग ले रहा था और उनसे एक नया पदार्थ बन रहा था नहीं। इसका मतलब है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में विपरीत का समानुपाती है नहीं, यानी संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है। आगे क्वेश्चन में पूछेगा आप लोग से कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ भाग लेते हैं, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, और वियोजन अभिक्रिया में उसका जस्ट अपोजिट होता है। एक पदार्थ भाग लेता है और दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के क्या होता है? आपका विपरीत होता है। विद्यार्थियों समझ गए होंगे? तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए डिफिनेशन लिखते हैं सर नहीं। इसका डिफिनेशन लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? हमने डिफिनेशन अभी बताया आपको नहीं, कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक नए यौगिक या तत्व का निर्माण करता है, या यौगिक या तत्व का निर्माण होता है, बनता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं विद्यार्थियों नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग। वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें किसी एक यौगिक के बड़े अणु नहीं, यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक मतलब दो भी बन सकते या दो से ज़्यादा भी बन सकते, दो या दो से अधिक नए यौगिक नहीं, नए यौगिक या तत्व, नए यौगिक या तत्व, नए यौगिक या तत्व बनाते
हैं या बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया विद्यार्थियों? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं सर। तो डिफिनेशन सभी बच्चे को क्लियर हो गया होगा क्या? कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक यौगिक यानी कि पदार्थ नहीं, यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक नए यौगिक या तत्व बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं विद्यार्थियों। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। नहीं तो चलिए एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। नहीं उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या, एक बड़ा सा यौगिक का अणु है। नहीं अब इसे क्या करेंगे विद्यार्थियों? ऊष्मा देंगे यानी गर्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और क्या बनाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक यौगिक कितने यौगिक में टूट गया? दो यौगिक में। तो हम लोग क्या लिखे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक यौगिक, यहाँ पर कितने यौगिक हैं? एक यौगिक टूटकर, यानी कब टूटा? जब ऊष्मा दे रहे हैं तब, यानी टूटकर ये दो यौगिकों का या दो से ज्यादा यौगिक का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर कितने यौगिक बन रहे हैं? दो यौगिक। कोई आपका वियोजन अभिक्रिया में दो से अधिक यौगिक बनते हैं, आगे हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर दो यौगिक का निर्माण हुआ, इसका मतलब है वियोजन अभिक्रिया है। तो विद्यार्थियों आप अभिक्रिया देख के बता सकते हैं ना कौन सी अभिक्रिया है? एकदम बता सकते हैं सर। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में जब ऊष्मा दी जाती है यानी गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके और आगे हम लोग देखेंगे। समझ गए विद्यार्थियों ये चीज। और ये वियोजन अभिक्रिया जो होता है इसकी भी अलग अलग प्रकार होती है। नहीं क्या होता है सर? तो वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं बच्चे। नहीं वियोजन के हम लोग प्रकार देखेंगे। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? तीन प्रकार के होते हैं। नहीं कौन कौन होता है? एक होता है आपका ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सा होता है? ऊष्मीय होता है ना, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। एक होगा विद्यार्थियों प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और एक होगा विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया होता है विद्यार्थियों। नहीं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया के तीन टाइप्स होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, ऊष्मीय, प्रकाशीय और विद्युतीय। अब सर ये इसका डिफिनेशन क्या होगा विद्यार्थियों? तो इसका डिफिनेशन होगा कि जब वियोजन की क्रिया, जब अपघटन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होता है, किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा, तो उसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और जब विद्यार्थियों वियोजन की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में हो? प्रकाश के द्वारा होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के द्वारा होता है, नहीं किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा होता है, उसको विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया कितने टाइप्स हो गए? तीन। ये तीनों प्रकार हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे विद्यार्थियों। उसमें वियोजन अभिक्रिया प्रकाशीय और कौन होता है? विद्युतीय होता है। तो याद रहेगा ना कि जो वियोजन अभिक्रिया होता है उसकी तीन कैटेगरी होते हैं, तीन प्रकार का होता है ना। तो वियोजन अभिक्रिया को जब हम लोग ऊष्मा के द्वारा घटित कराएंगे तो आपका क्या होगा? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और जब वियोजन की क्रिया प्रकाश के द्वारा होगा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के द्वारा होता है उसको विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? समझ गए एकदम सर। तो चलिए हम लोग आगे चलते। अब यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, अभी तुरंत बता हम लोग देखे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। यहाँ पर पिछले स्लाइड में हमने देखा विद्यार्थियों, नहीं ऊष्मीय, प्रकाशीय और विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। नहीं तो अब यहाँ वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हम लोग लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, समझ गए? यस सर समझ गए हम लोग। कौन कौन होता है? वियोजन अभिक्रिया, नहीं वियोजन अभिक्रिया, तीन प्रकार के। अब तीनों को हम लोग समझते हैं विस्तार से। तो तीन प्रकार का आपका कौन कौन हुआ? तो एक होता है सर ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कौन होता है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। हम लोग अभी देखे नहीं, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया नहीं अभिक्रिया। और दूसरा होता है कौन सा सर? दूसरा होता है आपका प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। कौन होता है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होता है विद्यार्थियों, नहीं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होता है दूसर का, नहीं। इसके बाद हम लोग तीसरा को क्या बोलेंगे? तीसरा जो वियोजन अभिक्रिया होता है वो विद्युतीय होता है। कौन होता है? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया होता है, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया बोलेंगे इसको, नहीं। तो ये हो गया विद्यार्थियों वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तीन तरह के आपका वियोजन अभिक्रिया होते हैं, नहीं तीन ब्रांच होता है आपका वियोजन अभिक्रिया का। अब यहाँ पर तीनों का डिफिनेशन समझते उदाहरण के साथ हम लोग। तो डिफिनेशन उसमें यहाँ नाम में ही इसका आपका विद्यार्थी डिफिनेशन है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। तो सिंपल है कि जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होता है उसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और जब वियोजन की अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा होगा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, और जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के द्वारा होता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए विद्यार्थियों? नहीं, बहुत अच्छा सा टॉपिक है सर। इसके बाद अब ये सबका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर प्रकार समझ गए ना आप लोग? एकदम समझ गए सर। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। पहला का डिफिनेशन लिखेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तभी हमने डिफिनेशन आपको बताया। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग डिफिनेशन क्या होगा कि तो यहाँ पर लिखेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में जब वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया नहीं अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा हो। किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा हो या होती है। जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? उसे कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो समझ में आ गया ना आप लोग को? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? तो डिफिनेशन में लिख लिया हम लोग कि जब वियोजन की अभिक्रिया यानी अपघटन की अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है उसे बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, समझेंगे यहाँ विद्यार्थियों। नहीं, अब उदाहरण क्या करें? कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। यहाँ पर किसका अपघटन कराया जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का। नहीं, अरे कैल्शियम कार्बोनेट को विद्यार्थियों हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं ना। तब इसका अपघटन देखते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, मतलब उष्मा दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि कैल्शियम कार्बोनेट, कौन विद्यार्थियों? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करने पर, गर्म करने पर यह टूट कर, गर्म करने पर क्या होता है? टूट जाता है। यानी गर्म करने पर यह टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा विद्यार्थियों? कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड बनाता है ना, कि जब भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह टूटकर, या लिख सकते हैं अपघटित होकर, नहीं टूटकर या अपघटित होकर, वियोजित होकर क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। आप विद्यार्थी यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं वियोजित होकर या अपघटित होकर ना, गर्म करने पर या अपघटित यानी अपघटन और वियोजन सेम है नहीं, या फिर लिख सकते हैं आप वियोजित, नहीं जो आपकी इच्छा लिख सकते हैं, या गर्म करने पर या वियोजित होकर नहीं कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये हम लोग का हो गया क्या विद्यार्थियों, ये हम लोग लिख लिए नहीं। अब इसको समीकरण से समझते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं हम लोग नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट होता आपका CaCO3, इसको हम लोग हीट देंगे यानी उष्मा देंगे, तो उष्मा देने पर यह क्या होगा आपका, अपघटित होगा, वियोजित होगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो विद्यार्थियों क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चूना पत्थर भी बोलते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, चूना पत्थर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है विद्यार्थियों, चूना पत्थर। तो आपसे चूना पत्थर का भी सूत्र बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम कार्बोनेट का पूछे तो CaCO3, समझ गए। और यही कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवार पर क्या होती है, चमक आ जाती है जब हम लोग चूना से पुताई करते हैं। और ये है विद्यार्थियों क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये आपका कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है विद्यार्थियों, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड बोलते हैं हम लोग नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना, ऑक्साइड। और ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्या, इसे कहा जाता है विद्यार्थियों बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना का बोलते हैं ना, बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, चूना है आपका ना। तो आपसे पूछे बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO, और अगर चूना पत्थर का पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। एक किस प्रकार का अभिक्रिया हो गया विद्यार्थियों, वियोजन अभिक्रिया। अब तो देख के बता सकते हैं ना आप लोग कि यहाँ पर डिफिनेशन के थ्रू है ना, यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल डिफिनेशन को क्लियर करता है एकदम। डिफिनेशन में क्या लिखे थे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व का निर्माण करता है, यौगिक भी बनाएगा तत्व बनाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ये वियोजन अभिक्रिया है कि नहीं है, एक अणु कैल्शियम कार्बोनेट का इसे गर्म करने पर, हीट देने पर ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। कितने यौगिक में, दो यौगिक में, अर्थात ये आपका एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में कौन सा प्रकार, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, उष्मा। जब इसे गर्म कर रहे हैं तब न टूट रहा है, उष्मा नहीं देने पर यह टूटेगा नहीं। एक प्रकार का उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, समझ गए विद्यार्थियों। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है बिना बुझा हुआ चूना, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं नहीं, बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, जिसका उपयोग किसके निर्माण में होता है, सीमेंट के निर्माण में होता है। किसके निर्माण में होगा विद्यार्थियों, सीमेंट के निर्माण में होता है, समझ गए ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। अब सीमेंट के बारे में तो आप जानते ही हैं, सबके घर में सीमेंट का यूज हुआ होगा जब घर बन रहा होगा तो नहीं। अब अगला विद्यार्थियों का पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। अब पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग यहाँ पर अपघटन कराएंगे नहीं, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि सर पोटेशियम क्लोरेट को जब क्या करेंगे,
गर्म करेंगे यानी उष्मा देंगे तो ये भी वियोजित होगा यानी अपघटित होगा, और अपघटित हो करके क्या बनाएगा आपका, ये बनाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करेगा। नहीं तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि पोटेशियम नहीं पोटेशियम क्लोरेट को क्या करने पर, गर्म करने पर यानी उष्मा देने पर, गर्म करने पर क्या होता है, या गर्म करने पर या वियोजित होकर, नहीं वियोजित या अपघटित होकर, वियोजित होकर पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर या वियोजित होकर क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड नहीं पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस, नहीं पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है विद्यार्थियों, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और क्या निकालेगा, और ऑक्सीजन गैस निकालती है, यानी ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस निकलता है, क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। यहाँ पर सही से लिख लेंगे हम लोग, निकलता है नहीं निकलता है। कौन निकलेगा आपका, ऑक्सीजन गैस निकलता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस निकलता है। एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर समझते हैं समीकरण के रूप में, पोटेशियम क्लोरेट का होता है फॉर्मूला क्या विद्यार्थियों, KClO3, नहीं अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ये सॉलिड होगा, अब इसे जब उष्मा देंगे, क्या देंगे विद्यार्थियों, उष्मा देंगे, नहीं तो उष्मा देने के बाद, नहीं उष्मा देने पर यह क्या होता है, टूटता है किस में, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl सॉलिड, और आपका क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस निकलता है यानी कि O2। समझ गए विद्यार्थियों, ये भी एक प्रकार का उष्मीय अभिक्रिया हो गया कि नहीं। पोटेशियम क्लोरेट को जब उष्मा दिया गया, हीट दिया गया, तो आपका वियोजित हो गया यानी टूट गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, तो इसको भी बोल सकते हम लोग कौन सा, एक प्रकार का उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। नहीं तो ये आपका होगा किसका फॉर्मूला, पोटेशियम क्लोरेट का, किसका है, पोटेशियम क्लोरेट नहीं क्लोरेट बोलते हैं इसको, और ये आपका क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड, क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड बनता है ना, क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस क्या होता है आपका, निकलता है, नहीं उत्सर्जित होता है ना, ऑक्सीजन गैस क्या निकलेगा आपका, ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकलता है। समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल, इसके बाद हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, फेरस सल्फेट। देखिए विद्यार्थी यहाँ पर फेरस सल्फेट का अपघटन, नहीं अब फेरस सल्फेट को जब अपघटन कराया जाता है तो क्या होता है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो जल को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। फेरस सल्फेट में जल का भी अणु होता है विद्यार्थियों, क्या होता है, जल का भी अणु शामिल है, और जैसे ही फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो इससे जल के अणु क्या हो जाएंगे बाहर, यानी कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जल को त्याग देता है, जिससे इसका रंग भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड क्या बनाएगा आपका, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। विद्यार्थियों समझ गए ये चीज। तो क्या लिखे हम लोग सबसे पहले कि जो फेरस सल्फेट है, नहीं फेरस सल्फेट ये क्या है, फेरस सल्फेट है, नहीं सल्फेट। अब इसे हम लोग उष्मा दिए, हीट दिए, गर्म किए, तो इससे जो आपका जल था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्या हो गया विद्यार्थियों, बाहर निकल गया, यानी फेरस सल्फेट अलग हो गया, फेरस सल्फेट क्या हो गया आपका
अलग, और जल के अणु क्या हो गए, अलग निकल गए। कब, जब इसे गर्म के उष्मा दिए तब। इसके बाद फिर फेरस सल्फेट जो है, इसको फिर से यदि हम लोग गर्म करेंगे तब इसका क्या हो जाता है, रंग बदल जाता है। और इसके उपरांत फिर फेरस सल्फेट जो है विद्यार्थियों, ये फिर आपका क्या आ गया, फेरस सल्फेट। कौन आ गया, फेरस सल्फेट। नहीं, अब फेरस सल्फेट को उष्मा दिए तो कौची में टूट गया, फेरस ऑक्साइड। क्या बन गया विद्यार्थियों, फेरस ऑक्साइड बोलेंगे इसको, या आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है ना। फेरिक ऑक्साइड इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, फेरिक ऑक्साइड कहेंगे हम लोग। नहीं, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और क्या बन गया आपका, यहाँ पर जगह थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं अच्छे से, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। नहीं, क्या है विद्यार्थियों, फेरिक ऑक्साइड। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड यानी 3 यौगिकों का निर्माण, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। नहीं, तो ये सिंपल है कि जब यहाँ पर फेरस सल्फेट को गर्म करने पर सबसे पहले तो इसके जल के अणु क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, जल के अणु को त्याग देता है। इसके बाद फेरस सल्फेट क्या हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड 3 यौगिकों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाते हैं, टूट जाता है। तो ये भी एक प्रकार का कौन सी अभिक्रिया हुआ, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रहा विद्यार्थियों, नाम आ रहा है सर। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका आ गया लेड नाइट्रेट। किसका अपघटन होगा अब, लेड नाइट्रेट का। अब लेड नाइट्रेट को जब अपघटन कराया जाता है, ये भी उष्मा के द्वारा आपका क्या होगा, वियोजित होगा। तो यहाँ पर आपका कि हम लोग क्या करेंगे कि लेड नाइट्रेट को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक आपका नहीं क्वाथन नली एक ट्यूब में डाला गया। मान लीजिए कि 2 ग्राम या 3 ग्राम जितना भी आप क्या ले लीजिए, लेड नाइट्रेट ले लिए। अब लेड नाइट्रेट को नीचे बर्नर से क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। नहीं तो गर्म करने के बाद जो लेड नाइट्रेट है ये क्या होगा, आपका वियोजित होगा यानी टूटेगा। किस में, लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा विद्यार्थियों, ये आपका टूटेगा कौची में, लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है ना। ये ध्यान रखिएगा, आपका कौची बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। नहीं, और एक आपका ऑक्सीजन गैस भी निर्माण करता है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग विद्यार्थियों। तो अब आगे यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बाद समझते हैं हम लोग। नहीं कि जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह वियोजित होकर यानी टूटकर, नहीं वियोजित होकर क्या बनाता है विद्यार्थियों, लेड ऑक्साइड। क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड। नहीं, और क्या बनाता है सर, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है ना। तथा ऑक्सीजन गैस, क्या विद्यार्थियों, ऑक्सीजन गैस। क्या बनाएगा आपका, ऑक्सीजन गैस। नहीं, ऑक्सीजन गैस बनाता है। नहीं, यह ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ये 3 पदार्थ बनेंगे विद्यार्थी, निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नहीं, अब यहाँ पर हम लोग इससे समझते हैं, यहाँ पर एक रिएक्शन लिख करके। नहीं, क्या लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 नहीं, इसका आपका क्या हो जाएगा, Hal2। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर नहीं, इसे उष्मा देंगे। क्या करेंगे, उष्मा देंगे यानी गर्म करेंगे। नहीं तो उष्मा देने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका टूटेगा। कौची में, ये टूट जाता है भूरे रंग के, नहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड में, और एक आपका लेड ऑक्साइड बनेगा PbO।
आपका सॉलिड फॉर्म में प्लस, और ये भी आपका क्या है सॉलिड फॉर्म में। अब PbO नहीं सॉलिड फॉर्म में प्लस नाइट्रोजन NO2 एक किसके रूप में गैस के रूप में प्लस क्या बनाता है आपका O2 यानी ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है विद्यार्थियों। समझ गए ना ये चीज। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया लेड नाइट्रेट। कौन सा नाइट्रेट लेड नाइट्रेट ना। अब लेड नाइट्रेट कौन सी रंग का था हरे रंग का, और इससे जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा यानी ये तो आपका लेड ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया लेड ऑक्साइड, और ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिखते नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे इसको हम लोग, नहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड बोलेंगे विद्यार्थियों, नहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक लेड नाइट्रेट के यौगिक इसको जब हीट मिलता है उष्मा मिलता है तो इससे 3 नया पदार्थ का निर्माण होता है, एक लेड ऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक क्या होता है ऑक्सीजन। तो अब यहाँ से हम लोग डायग्राम से समझते हैं विद्यार्थियों। एक कांच की नली ले लिए, क्या ले लिए कांच की नली, क्वथन नली हम ले लिए। इस कांच की नली में क्या डाल दिया गया मान लीजिए 2 ग्राम लेड नाइट्रेट डाल दिए। कितने ग्राम डाल दिए 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। और ये परख नली को हाथ से नहीं पकड़ना है, इसको हम लोग एक चिमटा खींचना तो हाथ जल सकता है ना, इसलिए यहाँ पर परख नली को पकड़ने के लिए क्या लिया हम लोग एक चिमटा लिया गया। और चिमटा से परख नली को पकड़कर जहाँ बर्नर है जहाँ से उष्मा निकल रहा है ये उष्मा के नज़दीक रखने पर तो ये लेड नाइट्रेट जो है इससे अपघटित होकर के क्या निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। कौन सी रंग का नाइट्रोजन ऑक्साइड भूरे रंग का, नहीं याद रखिएगा कौन सी रंग का निकलेगा भूरे रंग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है निकलता है कौन सी रंग का विद्यार्थियों भूरे रंग का ना। ये चीज ध्यान रखें जब भी लेड नाइट्रेट को गर्म किए तो यहाँ से आपका ये जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है आपका ये निकल रहा है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है मतलब बाहर निकलता है। समझ गए ना। और क्या के अणु बनते हैं 2, एक लेड ऑक्साइड और एक आपका ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यानी कितने हो गए आपका 3 पदार्थ हो गए। समझ गए ना। इसके बाद आगे चलते हम लोग ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों सिंपल क्या किए कि 2 या 3 ग्राम आप लेड नाइट्रेट ले लीजिए, उसको एक आपका कांच की ट्यूब में डाल दीजिए, नहीं क्वथनली नली में डाल दीजिए। क्वथनली में डाल करके नीचे से एक बर्नर, नहीं जहाँ से उष्मा निकलता है बर्नर के नज़दीक ले लाइए तो लेड नाइट्रेट क्या होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपघटित होता है, नहीं और आपका लेड ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन बनाता है। तो उसमें से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो भूरे रंग के गैस जो है ये आपका यहाँ से जैसे हीट मिलेगा तो लेड नाइट्रेट से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टूट करके निकल करके अब वियोजित होकर के ये भूरे रंग के परख नली से क्या होगा आपका बाहर निकल जाता है। कौन सी रंग का होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग का बाहर निकलेगा वो नली से। समझ गए विद्यार्थियों। चलिए इसके बाद आगे चलते हम लोग कौन सा है आपका विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा दूसरा का जो वियोजन अभिक्रिया का प्रकार हो गया वो कौन सा विद्युत वियोजन अभिक्रिया हो जाता है। तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे सर हम लोग, नहीं तो जब भी अगला आ गया आपका हम लोग पढ़े उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब अगला है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो इसका भी डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग जब वियोजन अभिक्रिया, जब वियोजन अभिक्रिया किसके द्वारा हो अभिक्रिया, नहीं विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा विद्यार्थियों विद्युत द्वारा होती है, नहीं उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं विद्यार्थियों, नहीं विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप लोग सर, नहीं विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ गए विद्यार्थियों।
नहीं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जैसे वियोजन अभिक्रिया जो आपका है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपका जल का वैद्युत अपघटन, किसका अपघटन कराएंगे हम लोग? जल का, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया में। तो इसका उदाहरण लेते हैं कि H2O जल को जैसे ही विद्युत मिलता है तो विद्युत मिलने के बाद यह दो अणुओं में टूट जाएगा, एक आपका H2 गैस और एक आपका O2 गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? आपका टूट जाता है विद्यार्थियों। कब? जब विद्युत देंगे तब, इसलिए इसे कहा जाता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। डायग्राम से समझते हैं। एक प्लास्टिक का मग ले लीजिए, उस प्लास्टिक के मग में क्या भर दिए हम लोग? जल भर दिए सर। अब जल भरने के बाद उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, नहीं, वो किसका रॉड लगाएंगे हम लोग? ग्रेफाइट का। किसका लगाएंगे? ग्रेफाइट का रॉड डाल करके एक एनोड होगा और एक क्या होगा? कैथोड। जो धन होगा एनोड बचे धनात्मक होता है और कैथोड क्या होगा? ऋणात्मक। अभी दोनों इलेक्ट्रोड को एक क्या चीज से जोड़ देंगे? बैटरी से। 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए। अब जैसे ही और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, नहीं, जैसे ही यहाँ पर एनोड और कैथोड को एक बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब जैसे ही इसमें विद्युत धारा आएगा वैसे ही इसके जल के अंदर जो आपका H2O था, नहीं, अब ये H2O क्या होगा? जैसे ही विद्युत मिला तो विद्युत मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा? आपका टूट जाएगा H2 और कौची में? O2 में टूटेगा विद्यार्थियों। किस में टूटेगा? H2 और O2 में टूट जाएगा आपका। नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही इसको विद्युत मिलेगा तो विद्युत मिलने पर यह क्या हो जाएगा? आपका H2 गैस और O2 गैस में वियोजित हो जाता है ना। ध्यान रखिएगा, H2 अलग और O2 कौन हो जाएगा? अलग। एक बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है। किसके रूप में? बुलबुले के रूप में। नहीं, तो अब बात है सर, हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पर निकलेगा और ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पर? तो जो एनोड है विद्यार्थियों, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है, इस पर कौन सी गैस मिलेगा? आपका ऑक्सीजन। और कैथोड पर आपका कौन सी गैस विद्यार्थियों? हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन है। 2 गैस अलग अलग हो गए ना। कब? जब विद्युत ये ऊर्जा मिला, यानी कि इसको जो ऊर्जा मिला किसके रूप में मिला? विद्युत के रूप में मिला। नहीं, तो इससे आपका जल के जो अणु है टूट गए। कितने? 2 अणु में, H2 और O2 में। समझ गए? H2 हम लोग को कैथोड पर मिलेगा और O2 किस पर मिलेगा? आपका एनोड पर मिलेगा। समझ गए विद्यार्थियों? ये चीज आपका है। ये क्या है सर? जल। ये क्या? जल। और ये आपका हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। नहीं, और एक आपका ये क्या हो गया? ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस हो गया विद्यार्थियों। समझ गए हम लोग? यस सर। नहीं, तो एक प्रकार का कौन सी अभिक्रिया है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। समझ गए? इसके बाद अब अगला जो हम लोग का डिफिनेशन आता है विद्यार्थियों, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। 2 प्रकार देख लिए वियोजन अभिक्रिया का। तीसरा हम लोग का प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे सर हम लोग? नहीं, तो यह नाम है प्रकाश। मतलब कि जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा होती है उसे बोलेंगे क्या हम लोग? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। जब वियोजन अभिक्रिया, जब वियोजन अभिक्रिया, नहीं, अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया किसके? प्रकाश के द्वारा ना, प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाशीय। क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है ना। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? तो जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा होती है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, और जब ऊष्मा के द्वारा होगा तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और जब विद्यार्थियों विद्युत के द्वारा होगा तो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl2, जब इसे क्या किया जाता है? प्रकाश मिलता है। जैसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा, नहीं, जैसे प्रकाश मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका
टूट जाता है सिल्वर, नहीं, और क्लोरीन गैस के रूप में क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूट गया ना, कब, जब प्रकाश मिला तब। यहाँ देखिए एक आपका चाइना डिश लिया हुआ है और ये डिश के अंदर क्या रखा गया है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl रखा हुआ है विद्यार्थियों। अब जैसे ही इसको सूर्य की प्रकाश मिलेगा तो यहाँ से सिल्वर क्लोराइड जो है इसके अंदर चेंजिंग देखने को मिलेगा आपको, नहीं। आप सिंपल सिल्वर क्लोराइड ला करके एक आपका डिश में रख दीजिएगा और रखने के बाद धूप में उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे सूर्य की प्रकाश मिलेगा वो दो अणुओं में, दो तत्वों में टूट जाएगा, एक आती सिल्वर और एक कोची में, क्लोरीन में। सिल्वर अलग और क्लोरीन क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग हो जाता है विद्यार्थियों। समझ गए ना, कब, जब ऊष्मा मिले। यहाँ पर दिखा रहा है ना कि यहाँ पर रखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड और जैसे ही सूर्य की प्रकाश मिल रहा है तो ये आपका टूट जाता है। कौन से तत्वों में, एक सिल्वर तत्व और एक क्लोरीन गैस में। समझ गए ना, ये था हम लोग का कौन सा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार आपका एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, नहीं, इसको भी जब प्रकाश मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी दो तत्वों में टूट जाएगा आपका। कौन कौन, एक आपका तो सिल्वर में टूटेगा और एक आपका ब्रोमीन, नहीं, Br2। इस प्रकार से बच्चे इससे संतुलित कर सकते हैं आप लोग, नहीं। यहाँ पर आपका AgCl2 नहीं होगा, AgCl होगा केवल। क्या होगा विद्यार्थियों, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड होता है। तो ये सिल्वर क्लोराइड है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। अरे बन गया कौची आपका, सिल्वर, अरे आपका क्लोरीन गैस, क्लोरीन, नहीं। इसके बाद यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब मिला ऊष्मा तो सिल्वर ब्रोमाइड भी आप घटित हो गया, किस में, सिल्वर में, किस में, सिल्वर, और कौची में आपका, ब्रोमीन गैस में, नहीं, ब्रोमीन, किस में टूट गया, ब्रोमीन में टूट गया विद्यार्थियों। समझ गए ना, तो ये भी आपका एक प्रकार का कौन सा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो आपसे पूछे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण दीजिए तो आप ये दोनों उदाहरण दे सकते हैं। समझ गए ना, ये चीज़ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का, समझ गए ये चीज़। इसके बाद आगे चलते हम लोग कौन सा, अब अगला आता है हम लोग वियोजन अभिक्रिया। पिछले लेक्चर यहाँ तक हम लोग देखे, ये आपका वियोजन अभिक्रिया समाप्त हो जाता है हम लोग को। अब इससे में तो किसी को डाउट्स नहीं है, आप वियोजन अभिक्रिया को पूरे अपने कॉपी में जितने भी आपका पॉइंट वाइज लिखवा है वो सब डिफिनेशन के साथ, उदाहरण के साथ अपना नोट कॉपी तैयार कर सकते हैं विद्यार्थियों। समझ गए ना। और हाँ, सभी विद्यार्थी नोट कॉपी जरूर बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। जो डिफिनेशन आपको नहीं समझ में आ पाएगा वो डिफिनेशन को आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, उसका डिफिनेशन हम दोबारा से आपको भेज देंगे, नहीं। इसके बाद आगे जो है विद्यार्थी हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आ गया, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे सर हम लोग, नहीं, विस्थापन अभिक्रिया किसको कहा जाता है, नहीं, तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि इस जैसे कोई भी एक यौगिक है, उसमें यौगिक में से एक तत्व किसी दूसरे तत्व के द्वारा उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए डिफिनेशन लिखे तब समझते हैं हम लोग, नहीं। तो डिफिनेशन लिखेंगे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व, कम अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, यौगिक से विस्थापित, यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, विस्थापन
अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो डिफिनेशन हम लोग को पूरा हुआ नहीं। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील, मतलब जो ज्यादा क्रियाशील है, नहीं वो तत्व, अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? विस्थापन अभिक्रिया। अब उदाहरण से बताइए सर। जैसे जिंक को ले लिए कॉपर सल्फेट के साथ। अब जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है विद्यार्थियों? विस्थापित कर देगा। नहीं, कौन विस्थापित कर देगा? जिंक। और यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट। नहीं, क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट का आपका बन जाएगा और कॉपर धातु क्या हो जाएगा? अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग। अब यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया। नहीं, जिंक यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर दे, क्योंकि जिंक कॉपर से क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। समझ गए विद्यार्थियों? तो सीधा से समझिए कि जैसे कॉपर सल्फेट, एक क्या है? ये जिंक है। क्या है? जिंक। और ये आपका क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, नहीं कॉपर सल्फेट, नहीं। और ये इधर जो बना आपका कौन बन गया? जिंक सल्फेट। क्या बन गया विद्यार्थियों? जिंक सल्फेट। नहीं, क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और एक आपका कॉपर बाहर निकल गया। अब बात आता है कि सर ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसलिए कॉपर को विस्थापित करके और सल्फेट के साथ अपना यौगिक बना लेता है, नहीं, और कॉपर को बाहर कर देता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट बेचारा का घर बहुत अच्छा से चल रहा था। अब उसमें एक खरखाय आ गया, कौन? जिंक। अब इसके घर को तहस नहस कर दिया। इसके घर से इसके परिवार को क्या कर दिया? वो को भगा दिया। उसके परिवार के साथ अपना ही क्या कर लिया? जुड़ गया। समझ गया? तो सिंपल है, कॉपर सल्फेट का परिवार बहुत अच्छा से चल रहा था। अब उनके परिवार में एक आ गया दूसरा कोई आदमी जो जिंक, और आकर के इसके जो परिवार थे उसको बिखरा दिया, ने विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। समझ गए ना? इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग। अब बात आ सर कैसे जानेंगे कि जिंक कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है? नहीं, इसके लिए आपको एक सक्रियता श्रेणी होता है, वो याद रखना होगा विद्यार्थियों। नहीं, वो यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इसको आप याद रखिएगा। नहीं, सक्रियता श्रेणी आगे भी चैप्टर में हम लोग को आएगा। सक्रियता श्रेणी उसको समझेंगे विद्यार्थियों हम लोग। नहीं, इसको यहाँ पर छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, अब जगह बन गया हम लोग का। अब यहाँ से सक्रियता श्रेणी हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। सक्रियता श्रेणी आप याद रखिएगा। सक्रियता श्रेणी, जिसको क्रियाशीलता श्रेणी भी बोलते हैं हम लोग ना, श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी क्या होता है सर? यहाँ पर तो जैसे तत्व जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा उसको ऊपर लिखा जाता है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, नहीं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और क्या होता है विद्यार्थियों? जिंक, आयरन, एफी, लेड, पीबी, एक हाइड्रोजन, कॉपर, नहीं, या कॉपर के बाद मरकरी, पारा, Hg, सिल्वर Ag, और एक होता है Au यानी सोना। इस तरह से तत्व को बच्चे सक्रियता श्रेणी में लिखा जाता है। अब इसमें किसको बोलेंगे सर ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है? तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने तत्व हैं वो सब अधिक अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व से। तो आप इसको सिंपल समझ सकते, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अब पोटेशियम में सभी तत्व के यौगिक से सबको विस्थापित कर सकता है। सोडियम कैल्शियम से नीचे के सभी को विस्थापित कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। इसका बाद है बच्चे कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम जिंक से नीचे वाले सबको विस्थापित कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम को विस्थापित नहीं करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं सब। नहीं, ये चीज। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे क्रियाशीलता क्या होगा विद्यार्थियों? घटते जाता है। सबसे ज़्यादा ऊपर आपका अभिक्रियाशील होगा,
सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होगा विद्यार्थियों वो पोटेशियम होगा। कौन होगा? पोटेशियम। यानी सबसे नहीं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका कौन सा तत्व होगा? सबसे ऊपर वाला। अब जैसे जैसे नीचे आएगा अभिक्रियाशीलता कम होते जाएगा, नहीं, यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? सोना हो जाएगा, यानी Au गोल्ड। नहीं, अब इसके बाद बीच वाला का क्या हो जाएगा बच्चे? मध्यम। क्या हो जाएगा? मध्य अभिक्रियाशील। क्या हो जाएगा? मध्य अभिक्रियाशील, नहीं अभिक्रियाशील, मतलब ये आपका बीच में है। नहीं, इसके बाद जो Au है ये सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील होगा विद्यार्थियों। समझ गए? सबसे कम अभिक्रियाशील। नहीं, अच्छे से लिख लेंगे हम लोग। सबसे कम अभिक्रियाशील, नहीं अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील नीचे वाला, सबसे ज़्यादा ऊपर, बीच वाला आपका मध्यम अभिक्रियाशील। तो ये तत्व आपको याद होना चाहिए ना, कि जैसे इस श्रेणी में है जो सबसे ऊपर है ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जो ऊपर वाला है अपने से नीचे वाले किसी भी तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। समझ गए विद्यार्थियों? नहीं, सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए सर, जिंक कॉपर को विस्थापित, जिंक ऊपर है किससे? कॉपर से, इसलिए जिंक कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। समझ गए ना ये चीज? इसके बाद सिल्वर नीचे है और जिंक क्या है? ऊपर, तो जिंक सिल्वर को भी विस्थापित कर सकता है। कर सकता है? नहीं कर सकता है? कर सकता है सर। तो इस तरह से जितने भी आपका ऊपर वाले तत्वों से ज़्यादा अभिक्रियाशील नीचे वाले तत्व से, और सभी तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। तो आज हम लोग समझ गए विस्थापन अभिक्रिया। समझ गए विद्यार्थियों? ये हम लोग क्या देखे? विस्थापन अभिक्रिया। समझ गए ना? तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में देखेंगे चौथा प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग द्विविस्थापन, जिसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग आज देखें विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तो याद हो गया होगा विद्यार्थियों? समझ गए ना? यस सर। नहीं तो चलिए तो आज हम लोग फिर यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।